प्यारे विद्यार्थियों, तरुणी स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय नंबर 7 राज्य सरकार। इस वीडियो से पहले अपन ने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा था और अगला ही अपना अध्याय है राज्य सरकार का। इस अध्याय में बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक 2 नंबर का और एक 6 नंबर का, यानी 8 अंक के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। 6 नंबर वाला जो प्रश्न है वो आंतरिक वैकल्पिक प्रश्न होता है, यानी अथवा वाले प्रश्न होते हैं। इसमें 2 प्रश्न आते हैं, 2 में से कोई एक प्रश्न करना होता है। एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, यानी 5वां पाठ लोकतंत्र, 6ठा केंद्र सरकार और 7वां राज्य सरकार। अपने इस बुक्स के अंदर ये 3 जो पार्ट है इसमें 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी करीबन 1/4 भाग इन 3 पार्टों में से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लोकतंत्र और केंद्र सरकार के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे राज्य सरकार। राज्य सरकार में अपन पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल के गठन की प्रक्रिया। जैसे केंद्र सरकार के बारे में अपन ने पढ़ा था, उसके मिलता जुलता ही ये पार्ट है। इसमें वही बातें, मिलती जुलती बातें आएगी। जिस प्रकार केंद्र सरकार का गठन किया जाता है, गठन की प्रक्रिया वो प्रक्रिया राज्य सरकार के गठन की प्रक्रिया में अपनाई जाती है। अब अंतर क्या है, समानता क्या है, इसके बारे में अपन समझेंगे। अब देखो, राज्य विधानमंडल केंद्र सरकार में अपन ने पढ़ा था संसद, और यहाँ राज्य विधानमंडल। केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं और राज्य व्यवस्थापिका को राज्य विधानमंडल कहते हैं। सिर्फ नाम में अंतर है। केंद्रीय व्यवस्थापिका के 3 अंग थे, राज्य व्यवस्थापिका के भी यहाँ 3 अंग हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका के 3 अंगों के नाम थे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और यहाँ राज्य विधायिका या राज्य व्यवस्थापिका के जो 3 अंग है इनके नाम है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। दोनों पार्टों को वापस केंद्र में जो अपन केंद्र सरकार में जो पढ़ा था उनसे तुलना करते रहो तो समझ में आ जाएगा। दोनों में देखो, यहाँ विधानसभा राज्य विधानमंडल या राज्य व्यवस्थापिका का एक सदन है विधानसभा, दूसरा सदन विधान परिषद, और राज्यपाल है वो इसका अंग है। विधानसभा की जगह केंद्र में लोकसभा था, विधान परिषद की जगह केंद्र में राज्यसभा था, और राज्यपाल की जगह केंद्रीय व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति था। अब देखो, ये विधान परिषद है, ये भारत के सभी राज्यों में नहीं है। भारत के पहले 7 राज्यों में ये विधान परिषद थी, और अभी जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में विधान परिषद वहां विलुप्त हो गई है, यानी अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले 7 में थी, अभी 6 में ही है। विधान परिषद का गठन कैसे होता है वो भी अपन पढ़ेंगे। इससे पहले अपन विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, ये तीनों राज्य विधानमंडल के या राज्य व्यवस्थापिका के अंग है, जिसमें ये 2 तो है सदन और ये तीनों है अंग। अब इसमें देखो, संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, यानी भारत के प्रत्येक राज्य की व्यवस्थापिका होगी, यानी जिसको विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। इसी संविधान में व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 168 कहते हैं। विधानसभा के गठन की प्रक्रिया। अब इस विधानमंडल में कौन कौन से सदन होंगे, उन सदन का गठन किस प्रकार किया जाएगा, तो सबसे पहले अपन लेते हैं विधानसभा। विधानसभा के गठन की प्रक्रिया, यानी विधानसभा का गठन कैसे किया जाता है। विधानसभा या वैधानिक सभा, इसको वैधानिक सभा भी कहते हैं। विधानसभा या वैधानिक सभा, इसको निम्न सदन भी कहते हैं। ये सभा है ना, तो इसको वैधानिक सभा। और सदन की बात करें, ये एक सदन है, प्रथम सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी इसको कहते हैं, ऐसे सदन भी इसको कहते हैं। ठीक है, यानी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का जो सदस्य होता है वो एमएलए कहलाता है, एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के गठन में देखो, विधानसभा या वैधानिक सभा जिसे भारत में
विभिन्न राज्यों में निचला सदन, विभिन्न राज्यों में यानी भारत के जितने भी राज्य है उसमें इनको निचला सदन भी कहते हैं, यानी निम्न सदन। जहां विधान परिषद है वो उच्च सदन है। निचला सदन जिसमें द्विसदनात्मक राज्य, द्विसदनात्मक राज्यों का मतलब होता है जिस राज्य की व्यवस्थापिका में 2 सदन होते हैं, जिस राज्य की व्यवस्थापिका में 2 सदन होते हैं, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, उस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। तो द्विसदनात्मक राज्यों में इसको क्या कहते हैं? निचला सदन या सोल हाउस कहते हैं। सोल हाउस इसमें जहां एक सदन का मतलब है कि उस राज्य में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा और राज्यपाल है, उस राज्य में इसको सोल हाउस के नाम से भी जाना जाता है या सोल हाउस भी कहा जाता है। 2 सदन है तो निचले सदन के नाम से जाना जाएगा, और सोल हाउस जिसमें सिर्फ एक ही सदन है यानी विधान परिषद उस राज्य में नहीं है, तो इन नामों से भी विधानसभा को जाना जाता है। अब देखो गठन की प्रक्रिया में विधानसभा का गठन यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। देखो छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, विधानसभा को किन किन नामों से जाना जाता है? 2 नाम लिखिए, जैसे 2 नंबर का प्रश्न है, प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। या MLA की फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसे प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। किसको? विधानसभा को। इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये समय से पूर्व भंग हो जाती है, स्थायी नहीं, इसलिए अस्थायी सदन भी कह सकते हैं, जैसे लोकसभा को कहते हैं ना। तो जो लोकसभा के नाम है वो के वो नाम, प्राय वो के वो नाम विधानसभा के भी है। तो देखो समानता, वहां लोकसभा को जिन जिन नामों से जाना जाता है तो वो मिलते जुलते नाम यहाँ विधानसभा में आ रहे हैं। अब इनके गठन की प्रक्रिया में सबसे पहली प्रमुख बात है कि सदस्य की संख्या, यानी विधानसभा में कितने सदस्य होंगे। संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की केवल न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या निश्चित की गई है, यानी अलग अलग राज्यों के लिए कितनी होगी ये निश्चित नहीं किया गया है। कम से कम कितनी होगी और अधिकतम कितनी होगी ये संख्या निश्चित की गई है। तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या है 60 है और अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन गोवा, मिजोरम, सिक्किम ये एक अपवाद देश में 60 से कम है संख्या। संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 500, यानी 500 से ज्यादा नहीं होगी, और न्यूनतम सदस्य संख्या जो 60 होगी ये निर्धारित किया गया। अब ये भी निश्चित अवधि तक के लिए, अब जो राज्य की जनसंख्या बढ़ेगी तो सदस्यों की संख्या में भी इजाफा होगा। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्यों को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, यानी राज्य का जो क्षेत्रफल है, राज्य की जो जनसंख्या है, उनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र राज्य को दिए गए हैं। यानी जो राज्य भौगोलिक दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं तो उस राज्य के अंदर विधानसभा की सीटें ज्यादा है, और जो राज्य भौगोलिक दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से छोटे हैं तो उस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कम है। जैसे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, यानी 403 विधानसभा सदस्य उत्तर प्रदेश में। और अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य संख्या। तो प्रत्येक राज्य के क्षेत्रफल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, यानी विशेष रूप से यहाँ जनसंख्या एक निर्वाचन क्षेत्र यानी एक जो विधायक है वो कम से कम न्यूनतम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इस आधार पर अलग अलग राज्यों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इस आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। अब दूसरा पॉइंट है इसका स्थान आरक्षण। स्थान आरक्षण का मतलब है कि राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति वालों के लिए सीटें हैं वो आरक्षित की गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति वालों के लिए 59 सीटें आरक्षित की गई।
यानी 34 सीट एससी के है और 25 सीट है वो एसटी के लिए आरक्षित की गई। ऐसे करके 59 सीट इन अनुसूचित जाति और जनजाति वालों के लिए आरक्षित की गई है। और ये 59 सीटें राज्य की सरकार में एक विशेष राज्य सरकार के गठन में एक विशेष भूमिका भी निभाती है। अनुसूचित जाति जनजाति वालों के लिए करीब 59 सीटें इनकी है। तो ये सीटें जिस किसी एक पार्टी से अगर ताल्लुक रखेगी तो उस पार्टी की सरकार बनने की संभावना भी ज्यादा रहती है। राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एससी के लिए 34 और एसटी के लिए 25 सीटें, यानी 59 सीटें। अपने राज्य की बात करें, राजस्थान में संबंधित राज्य का राज्यपाल, तो ये तो आरक्षित है ही। इसके अलावा क्या है कि विधानसभा में राज्यपाल द्वारा एक सदस्य मनोनीत भी किया जाता है। जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं आंग्ल इंडियन समुदाय के व्यक्ति को, उसी प्रकार राज्यपाल को भी एक शक्ति प्राप्त है कि अगर विधानसभा में राज्यपाल अनुभव करे, ये महसूस करे कि आंग्ल इंडियन समुदाय के व्यक्तियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं हो रहा, तो इस स्थिति में वो एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो यह शक्ति भी राज्यपाल के पास है। तो यह विधानसभा में 2 प्रकार के सदस्य हैं। जैसे लोकसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक मनोनीत और एक निर्वाचित, उसी प्रकार विधानसभा में भी मनोनीत और निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों का चुनाव है वो भारतीय वयस्क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और मनोनीत सदस्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब अपना अगला पॉइंट होगा निर्वाचन पद्धति, यानी विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। हाँ, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन और निर्वाचन पद्धति में देखो, आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्य को छोड़ करके, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। उनको छोड़ करके विधानसभा के अन्य सदस्यों का जो निर्वाचन है वो वयस्क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। वयस्क नागरिक यानी 18 और 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति जिनका मतदाता सूची में नाम है, वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते हैं। यानी प्रत्यक्ष चुनाव होता है ऐसा चुनाव जिसमें वयस्क नागरिक सीधे रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। इस चुनाव में यानी विधानसभा सदस्यों के चुनाव में साधारण बहुमत की पद्धति को अपनाया गया है। साधारण बहुमत की पद्धति का मतलब है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र से जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं, उन उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा मत जो उम्मीदवार प्राप्त करता है उनको निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। मान लो एक विधानसभा क्षेत्र में 5 जने खड़े हैं, 5 में से जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा मत मिलेगा वो निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। यही साधारण बहुमत की पद्धति कहलाती है। ऐसा नहीं कि न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है कि भाई आधे से ज्यादा वोट प्राप्त करना है, नहीं। मान लो 500 वोट थे, 5 जने खड़े थे, तो 500 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, 5 उम्मीदवारों को किया। अब 5 में से कौन जीतेगा, जिनको सबसे ज्यादा मत मिले वो निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। तो यही साधारण बहुमत की पद्धति है। अपने के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य है। एकल सदस्य का मतलब है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार चुनाव जीत करके विधानसभा में जाएगा। ऐसा नहीं निर्वाचन क्षेत्र एक है वहां से 2 जीत करके या 3 जीत करके नहीं जाएगा, वही जीतेगा जो सबसे आगे है। सबसे आगे का मतलब है सबसे ज्यादा मत प्राप्त किए हैं, वही जीतेगा। सभी क्षेत्र है वो एकल सदस्य रखेंगे। अब देखो विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता है, यानी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली बात वही, मैं भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सेम पद्धति लोकसभा सदस्य में भी अपनाई गई थी, निर्वाचन पद्धति सेम ही है। वहां पर भी नामजद सदस्य को छोड़ करके बाकी सदस्यों का चुनाव वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाता है। सभी क्षेत्र एकल है और साधारण बहुमत की पद्धति वहां अपनाई गई है। तो सेम पद्धति यह है, वहां नामजद सदस्य यानी मनोनीत करने की शक्ति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करता है और यहाँ राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 331 में तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है और अनुच्छेद 333 के अंदर राज्यपाल करता है। तो इन सदस्यों को छोड़कर के बाकी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाता है। सदस्यों की योग्यता वही भारत का नागरिक लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी होना जरूरी था और यहाँ विधानसभा सदस्य बनने के लिए भी जरूरी है। तो पहली शर्त तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए,
दूसरा, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अब लोकसभा सदस्य के लिए भी अपन ने पढ़ा था उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। यह भी लोकसभा में, यानी किसी राज्य या केंद्र सरकार के किसी लाभ के पद पर कार्यरत व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता है, उनको पहले पद त्याग करना पड़ता है, उसके बाद में वो सदस्य बनेगा। और चौथी बार पागल और दिवालिया घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए। और पांचवी शर्त यह है कि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा जो समय समय पर जो आवश्यक शर्तें निर्धारित की जाती है उनकी पूर्ति करना वाला होना चाहिए। तो ये तो सदस्य बनने की योग्यताएं हैं। अब देखो प्रश्न पूछा जा सकता है 2 नंबर का कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए कोई 2 योग्यताएं बताइए। इसमें एक प्रश्न 2 नंबर का आता है, तो ये 4-5 में से कोई भी 2 आपको लिखनी है। अब अगली है सदस्य की सदस्यता का अंत कैसे होता है, यानी विधानसभा का कोई सदस्य है उनकी सदस्यता का अंत किन परिस्थितियों में किया जाता है, कैसे होता है। तो इसमें प्रमुख 3 परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार विधानसभा सदस्यों की सदस्यता का अंत किया जा सकता है। पहली परिस्थिति यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के दोनों सदन यानी विधानसभा और विधान परिषद का दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है। अगर है तो उसको एक सदन के एक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन या संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन यानी विधानमंडल प्लस संसद दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है, एक पद उनको त्याग करना पड़ेगा। तो पहली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्याग पत्र देना होगा, यानी दोनों सदन में 2 केंद्र में लोकसभा राज्यसभा और राज्य के अंदर विधानसभा विधान परिषद दोनों में अगर वो चुनाव जीत गया तो उनको एक सदस्य का ही एक सदन की सदस्यता मिलेगी, दोनों की नहीं। तो उसे एक सदन से त्याग पत्र देना होगा। इसी तरह कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमंडल विधानसभा विधान परिषद और संसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता, एक सदन का ही वो सदस्य रहेगा। तो एक परिस्थिति दी होगी। दूसरी क्या है, देखो कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल के संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना 60 दिन तक गैर हाजिर या अनुपस्थित रहता है, यानी 2 महीने तक सदन को बिना बताए गैर हाजिर रहता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता का अंत कर दिया जाता है। कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल के संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन यानी 2 माह तक अनुपस्थित रहता है, तब उसकी सदस्यता की समाप्ति हो जाती है। और तीसरी परिस्थिति देखो, यदि किसी सदन का सदस्य होने के बाद में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होने के बाद में इस पद के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं अगर वो उनकी पूर्ति नहीं करता है या कोई अयोग्यता का प्रश्न पैदा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता का अंत कर दिया जाता है। यदि किसी सदन का सदस्य होने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताएं नहीं रह जाती है या उसमें कोई निर्धारित योग्यता पैदा हो जाती है, तब उसकी सदस्यता का अंत कर दिया जाता है। तो अब इसमें जैसे 2 नंबर का प्रश्न एक और बन सकता है कि विधानसभा सदस्यों की सदस्यता का अंत किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो कोई 2 लिखी, ये 3 में से कोई आप 2 लिख कर सकते हो। 2 नंबर का प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखो विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन विधानसभा एक अस्थायी सदन है जो समय से पूर्व भंग हो सकती है। जब विधानसभा समय से पहले भंग हो गई है तब विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल समय से पूरा माना जाएगा। अब देखो एक जैसे मैंने सदस्यों की सदस्यता के अंत की बात की, अब इन परिस्थितियों में किसी सदस्य की सदस्यता का अंत हो जाता है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर वो पद खाली हो जाता है। खाली होने के 6 महीने के अंदर अंदर नया चुनाव यानी वहां उपचुनाव करवाने पड़ते हैं और नए सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। 6 महीने की अवधि के अंदर अंदर नए सदस्य का निर्वाचन कराना आवश्यक हो जाता है। और अब इनका कार्यकाल की बात करें 5 साल का होता है। विधानसभा समय से पूर्व
पहले भंग हो गई है तो ऐसी स्थिति में सदस्यों का कार्यकाल भी पहले ही पूरा हो जाएगा। समय से पूर्व भंग राज्यपाल के द्वारा विधानसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है, और या इनका सदस्य वैसे 5 साल का होता है। संकट काल के दौरान इनके कार्यकाल को संसद विधि द्वारा 1 साल के लिए बढ़ा भी सकती है, और संकट काल की घोषणा होने के 6 महीने तक या 6 महीने की अवधि तक ही कार्यकाल बढ़ाया जाए, उसके आगे लंबा नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार में 1 साल के लिए संसद इनके कार्यकाल को संकट काल के दौरान बढ़ा सकती है। सामान्य परिस्थितियां अगर नहीं होती जैसे अधिकतम 3 बार बढ़ाया जा सकता है, 3 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती है। तो ये तो हो गया विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल। अब अपन पढ़ेंगे विधानसभा के पदाधिकारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।